स्क्रीन शेयर हो जाए। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई। ओके ओके। अच्छा, तो ये ड्रग ऑफ चॉइसेस हम कर रहे थे ना यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको दो ड्रग ऑफ चॉइसेस याद करवाई थी। बेबीसियोसिस अगर पूछा जाए तो डायमंडाइन एसीचुरेट या एमिडोकार्प, या इनका एक कंपाउंड है बेरनिल। तो ये नाम भी आ सकता है, ये किसका है? बेबीसियोसिस का है। दूसरा आपको बताया था थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस का बोपार्वाकोइन एंड ब्यूटालेक्स, ये नाम आपने याद रखना है, ये तो आ चुका है वीओ में भी। दूसरा आपने इनमें से क्या क्या याद रखना है, किन के कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट है? सर्रा डिजीज जो कैमल में होती है, ट्रैपनोसोमा एवनसी से, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसका भी आपने ड्रग ऑफ चॉइस, ये पेपर में नहीं आई है, बट आपने ये कीवर्ड याद रखना है, क्यूना पेरामाइन। क्यूना पेरामाइन जब भी आ जाए, ये किसका है? सर्रा डिजीज का, डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यूना पेरामाइन सल्फेट है। तो क्यूना पेरामाइन आपने याद रखना है, ये सरा डिजीज जो केमल में होती है, ये उसकी स्पेसिफिक ड्रग ऑफ चॉइस है। कॉक्सिडोसिस ऑलरेडी बताई हुई है, इसकी है इम्प्रोलियम। ठीक है, ये अभी आपने याद रखनी है। और रिंग वर्म इन्फेक्शंस जो होते हैं, जिसमें हमने एक डिजीज भी पढ़ी थी, डर्माटोफाइलोसिस, स्किन के प्रॉब्लम से, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ग्राइसोफ्लेविन। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे पेपर के हवाले से। ग्राइसोफ्लेविन किसकी है? रिंगवर्म्स की, इम्प्रोलियम कोक्सिडोसिस की, सरा की, क्यूनापेरामाइन। और दो इंपॉर्टेंट और भी हैं जो हम देख लेते हैं। बेबिसियोसिस की बेरनिल या डायमंडाइन एसीचुरेट, थिलेरोसिस ब्यूटालेक्स या बोपारवाकोइन। दूसरा ये लेशमीनिया डोनोवेनी, ये आपको बताया था काला अजहर डिजीज। काला अजहर डिजीज जब भी आ जाए, या लेशमीनिया डोनोवेनी उसका काजेटिव एजेंट दे दे, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एंटीमोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, एंटीमोनाइल कंपाउंड। तो ये तीन चार थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखने हैं पेपर के हवाले से। इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इनसे आएगा। फिर रिवाइज करते हैं, बेबीसियोसिस की डायमंडाइन एसीचुरेट, थिलेरोसिस की ब्यूटालेक्स या बुपारवाकुइन, लेशमीनिया डोनोवेनी जिसको कालाजार डिजीज कहा जाता है, ये कल हमने पढ़ी थी, एंटीमोनाइल कंपाउंड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। सरा की क्यूनापेरामाइन सल्फेट, क्यूना वर्ड आपने जेन में बिठाना है। कॉक्सिडोसिस की इम्प्रोलियम, रिंगवर्म की ग्राइसोफ्लेविन। ठीक है, तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट है ड्रग ऑफ चॉइस, जिनसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ये डायरिया एंड वोमिटिंग में क्या फर्क है? ये हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिटन में इनसे क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप देखना चाहें तो ये आप खुद देख सकते हैं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज इनमें से नहीं है। अभी क्या है यहाँ पे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, एजोचूरिया कल हमने डिजीज पढ़ी थी, पैरालाइटिक मायोग्लोबिन यूरिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके फीचर्स दिए हुए हैं, इनसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्या फीचर्स हैं? ये वही है मंडे मॉर्निंग डिजीज जो हार्सिस में कल बताया था। हार्स अटेम्प्टिंग टू लेफ्ट हाइंड क्वार्टर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, इसका क्या मतलब है कि इसमें कल आपको मैंने बताया था कि क्या होते हैं, मसल्स टूट जाती हैं हार्सिस में। तो हार्स क्या करता है, वो उसकी जो हाइंड लेग्स लेग्स होती हैं, वो उनको लिफ्ट नहीं कर पाता या शिफ्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये डिटेल में थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया, बट ये एक एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है कि इन विच डिजीज हार्स अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट द हाइंड क्वार्टर। ठीक हो गया, ये डायरेक्ट एमसीक्यू से। तो ये कौन सी डिजीज में होता है? ये होता है एजोचूरिया में, या जिसको मंडे मॉर्निंग डिजीज कहा जाता है। दूसरी क्या है इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फीचर है? इंक्रीज सीरियम केराटिनिन फास्फोकाइनेस एंजाइम। यह एक एंजाइम होता है, जब भी मसल्स के सेल्स टूटते हैं तो वहां से ये एंजाइम रिलीज होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीपीके। सीपीके, केराटिनाइन सीरियम केराटिनाइन फास्फोकाइनेस। ये एंजाइम है, किस में होता है? मसल्स में मौजूद होता है। क्योंकि ये एजोचूरिया डिजीज क्या करती है, मसल्स को तोड़ देती है। तो उससे ये एंजाइम रिलीज होता है। तो ये डायग्नोसिन, जब डायग्नोस किया जाता है तो ये उनके सेल्स में देखा जाता है कि अगर इसकी लेवल ज्यादा होगी एंजाइम की, तो फिर डायग्नोस किया जाता है कि ये डिजीज प्रेजेंट है हार्सिस में, एजोचूरिया।
तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है ना क्या कहते हैं इसकी पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। कल हमने ये नहीं पढ़ी थी। हार्स अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट द हाइंड क्वार्टर एजोचुरिया में, और सीरियम केराटिनाइन फास्फोकाइनेज एंजाइम भी किस में इंक्रीज होता है? एजोचुरिया कंडीशन में, या जिसको मंडे मॉर्निंग डिजीज कहा जाता है। कल नाम ये मैंने आपको बताया था। फैटी काउ सिंड्रोम, इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। यह भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो है ना काउस वगैरह में जो फैटी काउस होती हैं उसमें होता है। क्यों होता है कि जब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम काउस या एनिमल्स एनर्जी वगैरह नहीं लेते, फीडिंग में एनर्जी वगैरह नहीं लेते, तो उनमें जो फैट भरा हुआ होता है ऑलरेडी बॉडी में, वो टूट जाता है। फैट टूट जाता है, फैट टूटने से कुछ टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज होते हैं। तो उस डिजीज को फैटी काउ सिंड्रोम कहा जाता है, या प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया कहा जाता है। प्रेगनेंसी तो आपको क्लियर है कि भाई लेट प्रेगनेंसी। टॉक्सिमिया का मतलब होता है कि टॉक्सिन्स, जब टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज होते हैं किसकी मदद से? फैट की मदद से, क्योंकि फैटी होता है एनिमल। तो वो टॉक्सिन्स जब ब्लड में होते हैं तो उससे ये कंडीशन हो जाती है और एनिमल सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया फैटी काउ सिंड्रोम को कहा जाता है। बाकी ये सच कोई इनसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। डाउनर काउ सिंड्रोम, ये मिल्क फीवर की तरह होता है। डाउनर काउ सिंड्रोम, इसमें डाउनर काउ सिंड्रोम का क्या मतलब है कि काउ एक ही जगह पे गिर जाएगा या लेट जाएगा और वहां से ये उठ नहीं पाएगा। पोस्ट पार्चुरेंट रिकम्बेंसी, फ्रॉग लाइक लेग, अननोन एटियोलॉजी, पेरासिस, जो पैरालाइज हो जाएगा। बट मिल्क फीवर से ये डिफरेंट कैसे है कि इसमें डिफरेंट काजेस होते हैं इस कंडीशन में। कि मिल्क फीवर से भी हो सकता है, फेट की वजह से भी हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन से भी ये कंडीशन हो सकती है। डाउनर काउ सिंड्रोम होती मिल्क फीवर की तरह है, बट मिल्क फीवर में आपको पता है सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से मिल्क फीवर होता है। तो इसलिए ये इससे डिफरेंट है, बाकी इसकी साइंस मिल्क फीवर की तरह होती है। सच कोई इनसे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। फिर जो ये टेबल है, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। कार्ड का वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियोलॉजी। ठीक है। तो पेरी क्या होती है? ये आओ, पेरिकार्डियम आपने सुने होंगे, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ये हार्ट के लेयर्स होते हैं। जो पेरिकार्डियम होता है ये आउटर लेयर होता है हार्ट के, या आउटर सेक होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको कहा जाता है। और एंडोकार्डियम किसे कहा जाता है? जो इनर लाइनिंग होती है हार्ट की या हार्ट के वाल्व की, तो उनको एंडोकार्डियम कहा जाता है। अभी जिनकी लास्ट में DITS लगा हुआ होगा, जिनकी लास्ट में DITS लगा हुआ होगा, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन मतलब होता है। तो पेरिकार्डाइटिस का क्या मतलब होता है कि जो बाहर वाली से के लेयर है हार्ट की, उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको कहा जाता है पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस किसे कहा जाता है? जो मसल्स होती हैं हार्ट की उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। और जो इनर लेयर होता है हार्ट का, जिसमें हार्ट वाल्व वगैरह आते हैं, उसमें जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसको एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें अभी डिफरेंट इसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ से भी कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट पढ़ लेते हैं कि हो सकता है कोई चीज इंपॉर्टेंट हो जाए। ग्रेप लाइक मासिस पेरिकार्डाइटिस में, बट यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, एडिमा ऑफ ब्रिस्केट, ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ से तो यहाँ से ये निकल सकता है कि हार्ट में एडिमा ऑफ ब्रिस्केट कौन से लेयर में जब इन्फ्लामेशन होती है, तो एडिमा ऑफ ब्रिस्केट जो है ना होती है। एडिमा का मतलब होता है सोइलिंग। ब्रिस्केट कहा जाता है जो फ्रंट लेग्स का एरिया होता है या चेस्ट वाला एरिया होता है ना एनिमल का, उसको ब्रिस्केट कहा जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। कब होती है? जब हार्ट के आउटर लेयर में इन्फ्लामेशन या उसके सेक में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है। तो एडिमा ऑफ ब्रिस्केट कब होती है? पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन में होती है। मायोकार्डाइटिस जो हार्ट की मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है? कार्डिक मर्मर, मरमर कहा जाता है एबनॉर्मल साउंड को। हार्ट का जो साउंड होता है लब और डब, वो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको मरमर कहा जाता है, कार्डिक मरमर। तो ये कब कंडीशन बनती है?
जब हार्ट की मसल्स में इन्फ्लामेशन होती है, ये आपने याद रखना है। हार्ट के वाल्व्स या उनमें जो मसल्स होती हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो उससे कार्डिक मरमर कंडीशन होती है, या टिगोर हार्ट। टिगोर हार्ट कहा जाता है हार्ड हार्ट को, सख्त हो जाती है, बहुत ही हार्ड। जब भी मसल्स में इन्फ्लामेशन होगी तो ये दो कंडीशंस बनती हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्डिक मरमर कब होता है, मायोकार्डाइटिस में या टिगोर हार्ट, यह भी मायोकार्डाइटिस की कंडीशन में होता है। एंडोकार्डाइटिस में भी कार्डिक मरमर होता है, और उससे ज्यादा कलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है हार्ट के अंदर। कलीफ्लावर ये वेजिटेबल की तरह उसकी शेप है, ठीक है, क्लम्स वगैरह बनते हैं। बाकी यहाँ से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज इतने ही है, बट बता दी। ये विटामिन के नेम है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है, सी को एस्पोरिक एसिड, ई को टेकोफेरोल, कोलीकैल्सिफेरोल, विटामिन डी को, नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये भी हमने न्यूट्रिशन में ऑलरेडी पढ़ी थी, इनकी डिफिशियंसीज। ये मिनरल्स हैं। ग्रास टेटनी किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से, ग्रास टेटनी, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। उसके बाद रेड वाटर डिजीज, सल्फर जब ज्यादा हो जाता है, ये मिनरल है। विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से पोलियोन्यूराइटिस या पोलियो इंसेफ्लोमलेशिया, ये भी हमने पोल्ट्री में पढ़ी थी। पीट स्कोर, इंजूटिक एटेक्सिया, कापर, ये आपने याद रखना है। कर्ल टोए पैरालिसिस चिक्स में होता है। ये विटामिन बी 2 जिसको राइबोफ्लोविन कहा जाता है, उसकी डिफिशियंसी से होता है, और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लिप्टेडान, ये भी आपका क्वेश्चन ऑलरेडी वीओ में आ चुका है। स्लिप्टेडान ये कोलिन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाए भी हुए हैं आपको। स्टार ग्रेजिंग पोस्टर, ये भी पोल्ट्रीज में होता है, ये भी बी 1 थायामीन की डिफिशियंसी से होता है। ये ह्यूमंस में होते हैं प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, ये आपने याद नहीं रखने। बस आपको ये विटामिन के पता हो, ये क्लॉटिंग ब्लड के लिए यूज की जाती है, विटामिन के। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है वैसे। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है आज की, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। ये हम पढ़ते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी टू मच रिएक्ट करती है किसी चीज पे, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। फिर दोबारा बता रहा हूं, जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा किसी चीज के लिए, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। यहाँ इसको अगर दूसरे लफ्ज में बोला जाए कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो ओवर सेंसिटिव हो जाए, ठीक है। और वो उससे फिर क्या हो जाए, इम्यून सिस्टम तो आपको प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को भी इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। बट जब वो सेंसिटिव हो जाएगा, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, डैमेज काज करवाएगा। उसको कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। इसका अगर एग्जांपल मैं दूं, तो इस तरीके से हो सके, जैसे डस्ट है, बाहर सिटी में आप जाते हैं, डस्ट है, तो वहां से लोग गुजर रहे हैं, तो कुछ लोगों, नॉर्मल जो लोग होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती डस्ट से। बट अगर जिनको एलर्जी होगी डस्ट से, आप देखेंगे उनको फौरन स्नीजिंग आएगी। क्या आएगी, स्नीजिंग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि वो एलर्जिक पर्सन है, उनको डस्ट से एलर्जी है, तो उनकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई, या उनका इम्यून सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाया, ओवर सेंसिटिव हो गया, या बॉडी ने टू मच रिएक्ट किया। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने सिंपली आपको समझा दिया। जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करे, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है, या ओवर सेंसिटिव हो जाए। तो इसके टाइप्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। बाकी इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके टाइप्स आपने याद रखने हैं। 5 इसके टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। यहां से याद क्या रखना है, कुछ होती हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जो फौरन रिएक्ट करता है बॉडी, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसपे बॉडी फौरन रिएक्ट करता है, उसको इमीडिएट टाइप कहा जाता है। दूसरे होते हैं डिले टाइप। डिले टाइप वो होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को रिएक्ट करवाते हैं या ओवर रिएक्ट करवाते हैं। डिले का मतलब यही है ना, इमीडिएट का भी मतलब फौरन होता है।
तो इसमें क्या याद रखना है आपने, जितने भी इसके ओवरऑल 5 टाइप्स होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के, ठीक है। तो चार जो होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 5, ये चारों जो हैं इमीडिएट टाइप होते हैं। एक ही डिले टाइप होता है, उसका नाम आपने याद रखना है टाइप 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी डिले टाइप है। तो आपको याद होना चाहिए टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 जो होता है वो डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होता है। इसमें आते हैं ट्यूबरक्लोसिस। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कौन सा होता है। ट्यूबरक्लोसिस, तो आप देखेंगे जो टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो टी सेल्स पे उनकी टीबी इफेक्ट करती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बॉडी को रिएक्ट करवाती है। क्रोनिक फॉर्म में होती है, डिले टाइप में होती है रिएक्शंस, वो जल्दी में इफेक्ट नहीं करते बॉडी पे। तो इसलिए इसमें लिखा भी हुआ है ट्यूबरकुलिन रिएक्शंस जितने भी हैं ये टाइप 4 में आते हैं या डिले टाइप में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी आप याद रख लें। बाकी इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा भी है टाइप 1 एनाफ्लेक्सिस या एनाफ्लेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी को कहा जाता है टाइप 1 को, जो फॉरन एलर्जिक रिएक्शंस पे बॉडी को रिएक्ट करवाती है, ये उनको कहा जाता है टाइप 1। टाइप 2 को कहा जाता है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, ये कुछ मिनट या हवर्स लेती है, जिसमें बॉडी जो है ना अपने ही सेल्स को डैमेज करती है। फिर तीसरी है अम्यूनो कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो एंटीजन जो है ना एंटीजेंस होती हैं, वो आप ऑर्गन्स वगैरह में इन्फ्लामेशन काज करवाती हैं। तो ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टाइप 4 को सेल मेडिएटेड कहा जाता है और टाइप 5 को स्टिमुलेटिंग कहा जाता है। ये इनके नाम है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि डिले टाइप कौन सा है टाइप 4, और टाइप 4 का क्या नाम है, नाम भी चलो याद रख लेते हैं, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो टी सेल्स वगैरह होते हैं उनको डैमेज होता है बॉडी सेल्स में, या ट्यूबर टीबी के केसेस में। तो ये टाइप 4 जो होती है सेल मेडिएटेड, ये डिले होती है, बाकी सारे इमीडिएट फॉर्म में रिएक्ट करवाते हैं या ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो सेल मेडिएटेड आपने याद रखना है टाइप 4, और ये किस कैटेगरी में आता है, किस टाइप में आता है, डिले टाइप में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आता है, एक दफा आया हुआ है क्वेश्चन जो है ना इससे। चलो दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बस यहाँ से यही क्वेश्चन इससे बनता है, बात 2020 में शायद आया था, हाइपर सेंसिटिविटी। ये देखें 53 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलन टेस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ट्यूबरकुलन, तभी मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, ट्यूबरकुलोसिस आपने याद रखना है। तो ये कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में आता है, ठीक है। टाइप 4 में ट्यूबरकुलन टेस्ट या ट्यूबरकुलोसिस का जब भी वर्ड आ जाए ये टाइप 4 होती है, या पूछा जाए ये कौन सी होती है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इमीडिएट नहीं होती। बाकी ये तीनों इमीडिएट होते हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में ही आया था, बाकी है सच कोई इनसे वो चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है हाइपर सेंसिटिविटी से। फिर हम पढ़ते हैं ये वाला फिगर को भी समझते हैं। अभी क्या होता है कि डिफरेंट में स्किन के, सबसे पहले आपको लेयर्स का पता हो, स्किन में लेयर्स होते हैं, आपको बता दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। टॉप लेयर जो होता है स्किन का उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस, ये टॉप लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जिसमें आप जो है ना बॉडी को जो टच करते हैं, ठीक है, तो आपको जो लेयर नजर आता है वो एपिडर्मिस होता है, ये स्किन का ऊपर वाला टॉप लेयर होता है। उसके नीचे है डर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे है डर्मिस। डर्मिस जो लेयर होता है ये मिडिल वाला लेयर होता है, जिसमें हेयर के रूट्स जो हैं या ग्लैंड्स वगैरह हैं, नर्व्स, ब्लड वेजल्स, ये वहां पे होते हैं। तो ये मिडिल वाला स्किन का लेयर होता है, डर्मिस उसे कहा जाता है।
ठीक है, ये दिखाता भी हूँ, यहाँ पे शेप बनी हुई है। फिर तीसरा आता है सब कट। ठीक है, सब कट ये बिल्कुल नीचे वाला लेयर होता है स्किन में, जहाँ पे फैट, एनर्जी, या जो है ना वार्म वगैरह जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्किन के अंडर होता है, ये सब कट लेयर। तो ये तीन लेयर होते हैं स्किन के। एपिडर्मिस बिल्कुल ऊपर वाला, डर्मिस बीच वाला, मिडिल वाला, बिल्कुल अंदर वाला वो होता है बॉटम लेयर सब कट। तो अभी इनमें ना इंजेक्शंस की साइट्स होती हैं, ये आपने याद रखनी है, इस दफा यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो आपने क्लियर याद रखना है क्या क्या चीजें हैं इसमें, कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होती हैं, ये नाम से ही जाहिर है, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। इंट्राडर्मल जो है वो कहाँ पे लगाई जाएगी, डर्मिस में लगाई जाएगी। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पे लगाई जाती हैं, कौन से लेयर में लगाई जाती हैं, डर्मिस में लगाई जाती हैं। वो नाम से भी जाहिर है, सबकट जो होती हैं वो सबकट टिश्यूज में लगाई जाती हैं, जो बॉटम लेयर आपको बताया। ठीक है, और इंट्रामस्कुलर मसल्स में लगाई जाती है। ये आप शेप देख ले, ये वाला एपिडर्मिस है, जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस ये बाहर वाला लेयर है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, बाहर वाला लेयर। डर्मिस जो नीचे है, इसको अभी जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये ये वाला लेयर एपिडर्मिस, सॉरी डर्मिस है। ठीक है, बीच वाला ये डर्मिस है। तो ये इंट्राडर्मल आप देख लें, ये वाली इंजेक्शन ये इस लेयर में आ रही है, बीच वाले लेयर में, डर्मिस में लगाई जाती है। तो इसमें आपने सब कट या मसल्स नहीं करना है, जब भी इंट्राडर्मल पूछा जाए तो डर्मिस में लगाई जाती है, जो मिडिल लेयर होता है। सब कट आप देख लें, तो सब कट जो होता है वो ये वाला लेयर होता है। ठीक है, ये क्या है, सबकट लेयर है। तो ये आप सबकट की इंजेक्शन देखें कहाँ पे लगाई जा रही है, ये बिल्कुल वो इस वाले बीच वाले लेयर में, जिसको अभी हाईलाइट करा, ये सबकट है। इसके बिल्कुल नीचे फिर मसल्स होती हैं, जिसको इंट्रामस्कुलर लेयर कहा जाता है। ये वाली इंजेक्शन आप देख लें, तो इंट्रामस्कुलर बिल्कुल सबकट के नीचे जो मसल्स हैं उसमें लगाई जाती। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ऑलरेडी एसपीएससी निकाल चुका है, कि डर्म इंट्राडर्मल कहाँ पे लगाई जाती है। वो सिर्फ कंफ्यूजन जो है ना करवाने के लिए, कि एपिडर्मिस में, डर्मिस में, या सबकट में। तो बाकी और सबकट तो सबकट से ही जाहिर है, इंट्रामस्कुलर है तो आप समझ जाएंगे मसल से। इंट्राडर्मल में इस दफा भी काफी बच्चों ने गलती की थी, एपिडर्मिस यहाँ सबकट किया था। तो डर्मिस में इंट्राडर्मल जो होती है डर्मिस में ही लगाई जाती है, ये आपने क्लियर कट कर देना है। ठीक है, जो डर्मिस मिडिल वाला लेयर होता है वहां पे लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ये शेप भी बनी हुई है, दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इनकी एंगल्स, एंगल्स भी याद रख लेते हैं। ठीक है, जो इंट्राडर्मल होती है वो 10 to 15 डिग्री पे लगाई जाती है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। एक एमसीक्यू ये वैसे भी आ सकता है, पूछ सकता है इनकी एंगल, एंगल आपने पढ़ी होंगी। तो इंट्राडर्मल की एंगल इंजेक्शन की कितनी होनी चाहिए, 10 से 15, ये जो पोजीशन है ये 10 से 15 डिग्री की है। इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे लगाई जाती है, ये सीधी। ठीक है, और सबकट जो है 45 पे लगाई जाती है। तो ये नंबर भी आप याद रख लें, एंगल्स का पूछ सकता है वैसे। ठीक है, इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे इंजेक्शन, अभी आप वो लगाएं ना लगाएं, बट आपने पेपर के हवाले से याद रखना है जरूरन, 10 से 15 डिग्री पे इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री पे। ठीक है, और सबकट जो होती है वो 45 डिग्री पे लगाई जाती है, मतलब उसकी पोजीशन इस एंगल पे सेट की जाती है। ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन इंजेक्शन की साइड से बनते हैं वैसे। तो यहाँ तक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल, मेडिसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको छुड़वाई थी, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। वो कल करके मेडिसन हमारा हो जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह पोल्ट्री के एमसीक्यूज शुरू करेंगे। ठीक है, तो दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं जो रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने करंट अफेयर्स की भी चलानी है, तो एक ही क्लास में हम आज क्लास करेंगे रमज़ान में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से एमसीक्यूज हैं ये सारे। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो समझ भी आएंगी। ठीक है।
तो ये हम कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, तो मेडिसन हमारा चैप्टर हो जाएगा।